हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। इधर यूनिवर्सिटी में विप्लव और सुधांशु सीसीटीवी फुटेज सेक्रेटरी रूम में थे। विप्लव एग्जिट डोर की तरफ लगे फुटेज में इशारा करके बोला, एग्जिट डोर के फुटेज को जूम करो। सेक्रेटरी रूम का इंचार्ज अपना सिर हिलाते हुए एग्जिट डोर पर फोकस करने लगता है, जिसमें अदिति उन्हें बाहर निकलती हुई नजर आती। विप्लव टाइम देखते हुए सुधांशु से बोला, 15 मिनट पहले। अगर वो 15 मिनट पहले निकली है मतलब हमें एकेडमी जाना होगा। इतना कहकर विप्लव सेक्रेटरी रूम से निकलकर बाहर आ जाता और सुधांशु भी उसके साथ ही आ जाता है। विप्लव अपनी कार स्टार्ट करता है और उसके साथ में सुधांशु भी आ जाता है। उनकी गाड़ी सीधा एकेडमी की तरफ दौड़ जाती है, जिस बारे में सुधांशु मृत्युंजय को कॉल करके बता देता है कि वो लोग एकेडमी की तरफ जा रहे हैं। विप्लव की कार आकर एकेडमी के पार्किंग में रुकती है। विप्लव सीधा अंदर आता है तो मैनेजर जीत विप्लव के पास आकर कहते हैं, सर आप यहाँ। जिस पर विप्लव जीत की तरफ देखते हुए बोला, मैनेजर अदिति कहाँ है? जिस पर जीत कुछ पल सोच कर बोला, मैम आज एकेडमी नहीं आई है सर। विप्लव जीत की बात पर हैरान हो जाता है कि वहां पर मृत्युंजय की कार आकर रुकती है। मृत्युंजय जीत के पास आकर बोला, अदिति कहाँ है? मृत्युंजय को देखकर जीत थोड़ा सा घबरा कर बोला, मैम आज एकेडमी नहीं आई है सर। जीत की बात सुनकर मृत्युंजय विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, तुम अदिति को लेने यूनिवर्सिटी गए थे ना? विप्लव अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ भाई, मैं उसे लेने यूनिवर्सिटी गया था। यहाँ तक कि मैंने अदिति से ये भी कहा था कि मैं उसे एकेडमी छोड़ने आऊँगा और यही उसके साथ रहूँगा, मेरा वेट करे। अब तो अदिति ने कहा था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली। तभी वहाँ पर शोभित की गाड़ी आकर रुकती है। शोभित घबराहट में गाड़ी से बाहर आ जल्दी से विप्लव के पास आकर बोला, अदिति मिली क्या? विप्लव एक नज़र शोभित को देखने के बाद इग्नोर कर देता है, जिस पर शोभित अपनी आंखें छोटी करके कहता है, विप्लव मैंने तुमसे कुछ पूछा, अदिति कहाँ है? जिस पर विप्लव फ्रस्ट्रेशन में शोभित पर चिल्लाते हुए बोला, आपको फिक्र भी है बनी की ब्रो? नहीं ना, तो आप नाटक क्यों कर रहे हो? शोभित विप्लव की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोला, तमीज से बात करो। शोभित की बात सुनकर विप्लव उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं गलती करता हूँ इसलिए मुझे पनिश करते हो, लेकिन अदिति ने क्या किया था? आपने तो उसकी बात भी नहीं सुनी और उसे पनिश किया है। शोभित विप्लव की बात सुन कुछ पल चुप रहकर बोला, हम इस बारे में घर चलकर बात करते हैं, पहले अदिति को ढूंढने दो। शोभित की बात सुनकर विप्लव अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही, और मैं कोई सवाल नहीं पूछने वाला, बल्कि मॉम को बताऊंगा सब कुछ कि देखो उनका चेहरा कितना घटिया है। शोभित अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके विप्लव से बोला, विप्लव आई एम ऑलरेडी डाइंग ऑफ स्ट्रेस। तुम बकवास करके मेरा दिमाग और ख़राब मत करो, हमें अदिति को ढूंढना है। विप्लव शोभित को कोई जवाब नहीं देता और मृत्युंजय की तरफ देखता है, जिस पर मृत्युंजय कहता है, हमें यूनिवर्सिटी के बाहर वाले सीसीटीवी को चेक करना चाहिए। मृत्युंजय की बात सुनकर सुधांशु, जो कि यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंचार्ज के साथ कनेक्ट था, अपना फ़ोन मृत्युंजय को दिखाते हुए बोला, वो ब्लैक BMW में बैठकर गई है। मृत्युंजय सुधांशु की बात सुन फोन की तरफ देखते हुए बोला, ये गाड़ी किसकी है? मृत्युंजय के सवाल पर सुधांशु उसे अजीब नज़रों से देखते हुए बोला, मुझे पता होता तो मैं अदिति को लेने नहीं चला जाता। सुधांशु की बात पर मृत्युंजय उसे घूरते हुए बोला, ये मजाक था। वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ? सुधांशु ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए मृत्युंजय से सवाल किया। मृत्युंजय कुछ कहता उससे पहले ही राजीव आते हुए बोला, यार तुम दोनों जीजे और साले कहीं पर भी शुरू क्यों हो जाते हैं?
तुम दोनों शांत नहीं रह सकते हो क्या? राजीव की बात में मृत्युंजय सुधांशु की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरी कर्म फूटी थी जो ये इंसान मुझे साले के रूप में मिला। लड़ने का एक बहाना नहीं छोड़ता। शोभित उन दोनों के झगड़े को इग्नोर करके सुधांशु के फ़ोन के लिए वीडियो को देखते हुए बोला, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। शोभित के रिएक्शन पर विप्लव देखते हुए बोला, आपको पता ये गाड़ी किसकी है? शोभित अपना सिर हिलाते हुए बोला, कुबेर सोनवानी। कुबेर सोनवानी के नाम पर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, कुबेर सोनवानी और अदिति का क्या लेना देना? डेविड मृत्युंजय की बात पर बोला, कुछ दिन पहले ही कुबेर सोनवानी और शैलेंद्र अवस्थी ने एक प्रोजेक्ट साथ में साइन किया। मृत्युंजय डेविड की बात पर उसे घूरते हुए बोला, और तुम मुझे ये बात अब बता रहे हो? डेविड कंफ्यूजन वाला चेहरा बनाकर बोला, क्या ये बात बतानी इतनी ज़रूरी थी? तभी एक एसयूवी वहां पर आकर रुकती है जिसमें से दीप बाहर निकलता है और उसकी गोद में एक 7 साल की बच्ची थी। दीप को वहां देखकर मृत्युंजय की भवें तन जाती है, लेकिन दीप मृत्युंजय को इग्नोर करके एकेडमी के अंदर अपनी बच्ची को लेकर चला जाता है। मृत्युंजय जाते हुए दीप को देखकर जीत से बोला, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? अमृत मृत्युंजय की बात पर बोला, मृत्युंजय बिजनेस और पर्सनल रीजन अलग रखो। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मुझे पता है, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है? शोभित अपनी कार की तरफ जाते हुए बोला, जाकर उसी से पूछ लो। इतना कहकर शोभित अपनी गाड़ी में बैठ फुल स्पीड में वहां से आगे की तरफ निकल जाता है। विप्लव अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठते हुए बोला, मुझे तो लगता है कि बनी को कुछ दिन भाई से दूर ही रहना चाहिए। मृत्युंजय विप्लव की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन एक मिनट, तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गया? मृत्युंजय के सवाल पर विप्लव का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और वो इधर उधर देखते हुए कहता है, मैं यूनिवर्सिटी गया था ब्रो। विप्लव के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए अमृत अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुमने फिर से क्या किया है विप्लव? विप्लव अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं गया था यूनिवर्सिटी। विप्लव की बात पर मृत्युंजय सुधांशु को देखते हुए बोला, क्यों साले साहब, मुझसे झगड़ा करने के लिए तो जुबान फट से खुल जाती है। अभी इससे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। सुधांशु विप्लव की तरफ देखता है जो कि धीरे धीरे अपनी गर्दन नहीं में हिला रहा था, लेकिन फिर भी सुधांशु विप्लव के एक्सप्रेशन को इग्नोर कर मृत्युंजय से बोला, विप्लव को 2 हफ्ते के लिए यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया गया। सुधांशु की बात सुनकर अमृत हैरानी से बोला, क्यों? विप्लव सुधांशु के मुंह पर हाथ रखकर मृत्युंजय और अमृत की तरफ देखते हुए बोला, मेरा एक लड़के के साथ झगड़ा हो गया था, इसलिए वाइस प्रिंसिपल ने मुझे 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया। मृत्युंजय विप्लव के कॉलर को पकड़कर बोला, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? विप्लव मृत्युंजय से दूर होने की कोशिश करते हुए बोला, फिलहाल तो बेशर्मी वाले काम आप कर रहे हो, मेरी इज्जत पर हाथ क्यों डाल रहे हो? मृत्युंजय सुधांशु को विप्लव से अलग करके उसे अपने बिल्कुल नज़दीक लाकर बोला, चाची तुम्हारे खाल उधेर देगी। विप्लव मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, वाइस प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहा है, आप चलोगे ना मेरे साथ? मृत्युंजय विप्लव की बात पर उसे घूरते हुए बोला, पेरेंट्स? अपने जाकर मम्मी और पापा से कहो तुम मेरे बेटे नहीं हो। विप्लव मृत्युंजय के गले में अपनी बाहें डालते हुए उसके कमर पर लिपट कर बोला, ब्रो मैं तो आपका बेटा जैसा हूँ ना, प्लीज़ मॉम को कुछ मत बताना, आप मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलना ना प्लीज़। अमृत इरिटेट होकर उन दोनों को देखते हुए बोला, अरे बस करो यार, हमें अदिति को ढूंढना है, चलो।
मृत्युंजय विप्लो को झटका से खुद से दूर करता है, जिस पर विप्लो पीठ के बल धड़ाम से नीचे की तरफ गिर जाता है और अपने कमर को पकड़ कर कहता है, आप कितने दुष्ट हो ब्रो। मृत्युंजय उसकी बातों को और उसे इग्नोर करके गाड़ी की तरफ चला जाता है। सुधांशु विप्लो को उठाने के बाद उन लोगों के पीछे चला जाता है। अवस्थी मेंशन में फलक रुद्र के गैर मौजूदगी कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर थी, जिस कारण अवस्थी मेंशन में शैलेंद्र अवस्थी के अलावा और कोई नहीं था। अदिति चुपचाप सोफे पर बैठी पूरे घर को देख रही थी। शैलेंद्र किचन से अदिति के लिए पैनकेक लाकर प्लेट कॉफी टेबल पर रखते हुए बोले, बेटा तुम्हें भूख लगी होगी ना। अदिति शैलेंद्र की बात पर उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोली, अंकल। अंकल नहीं बेटा, पापा। पापा कहो, शैलेंद्र ने अदिति की बात को बीच में काट कर कहा। शैलेंद्र की बात पर अदिति कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। शैलेंद्र कुछ तस्वीर निकालकर अदिति के सामने रखते हुए बोले, मैं तुम्हारा पापा हूँ। देखो, निधि और मैं कॉलेज टाइम में साथ में हुआ करते थे। शैलेंद्र की बात पर अदिति उन तस्वीरों को देखने लगती है जिसमें शैलेंद्र और निधि जी साथ में थे। उन तस्वीरों को देखते हुए अदिति कंफ्यूजन में शैलेंद्र से बोली, लेकिन मम्मा ने ये सब, जिस पर शैलेंद्र उसकी बात को बीच में काट कर बोले, उस बारे में मत पूछो। हम दोनों के रिश्ते को किसी की ऐसी नज़र लगी कि हम दोनों अलग हो गए, लेकिन मैं तुम्हारा पापा हूँ। अदिति शैलेंद्र की बात पर बोली, मुझे पता है अंकल, आपका दिमागी हालत ठीक नहीं है। मम्मा ने मुझसे कहा था, लेकिन इस तरीके से किसी के कैरेक्टर पर सवाल उठाना अच्छी बात नहीं होती। अदिति की बात पर शैलेंद्र अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर अदिति को देखते हुए बोले, बेटा मेरे दिमागी हालत बिल्कुल सही है। तुम्हारी माँ मेरे और तुम्हारे रिश्ते को सामने नहीं लाना चाहती, इसलिए उसने मुझे पागल साबित किया। अदिति शैलेंद्र की बात पर थोड़ी सी इरिटेट होकर बोली, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ अंकल, आप इस तरीके से मुझे कंफ्यूज करना बंद कीजिए। शैलेंद्र अदिति के बगल वाले सोफे पर बैठते हुए बोले, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा बेटा, और ना ही कंफ्यूज कर रहा हूँ। तुम अब मेरे साथ रहोगे क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। अदिति शैलेंद्र के बात पर अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए बोली, मैं आपके साथ क्यों रहूँगी, मैं अपनी मम्मा के साथ रहूँगी। जिस पर शैलेंद्र अपना सिर हिलाते हुए बोले, हाँ तुम्हारी मम्मा भी हमारे साथ रहेगी, हम सब फैमिली की तरह साथ में रहेंगे। अदिति अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए बोली, हम फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली मेरे मम्मा है और हम यहाँ पर नहीं रहते, हम मनाली में रहते हैं। मेरे पापा अब यहाँ पर नहीं हैं। सीनियर कहते हैं कि तुम्हारे सीनियर ने तुम्हारे पापा को मार डाला। शैलेंद्र ने अदिति की बात को बीच में काट कर कहा। अदिति शैलेंद्र की बात पर हैरानी से बोली, आप क्या कह रहे हो, मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ है, सीनियर मेरे पापा को नहीं मार सकते। शैलेंद्र अदिति की बात पर थोड़ी तेज आवाज में बोले, अंदर आ जाओ। शैलेंद्र की तेज आवाज पर एक आदमी अंदर आता है और उसे देखकर अदिति थोड़ी हैरान होकर कहती है, अंकल आप यहाँ। वो आदमी अदिति की बात पर बोला, हाँ अद्दू, मैं तुम्हारे पापा के साथ आया था। सारंग फैमिली ने तुम्हारे पापा को मार डाला, उन्हें जलती हुई आग में फेंक दिया। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।